हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्लास। करंट अफेयर्स इस क्लास में हम आज फिर 10 क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे जो अलग अलग सेक्शंस के हैं और इन 10 क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, फॉर्मूला वन। फॉर्मूला वन क्या होता है? फॉर्मूला वन एक रेस होती है जो एक स्पेशल टाइप की कार रेस होती है। वो विशेष प्रकार के लो फ्लोर वाली गाड़ियां बनाई जाती हैं। तो फॉर्मूला वन 2022 मियामी ग्रैंड पिक्स, देखिए बहुत जगहों पे फार्मूला वन रेसेस होती हैं। ये जो रेस पूछ रहा है वो मियामी ग्रैंड पिक्स पूछ रहा है। किसने जीती है? लैंडो नॉरिस, ऑस्कर पियास्ट्री या चार्ल्स लेक्लर, मैक्स वर्स्टैपेन? तो ये लैंडो नॉरिस ने जीती है। और लैंडो नॉरिस कहां के हैं? ये इंग्लैंड के। कहां के हैं? इंग्लैंड के हैं लैंडो नॉरिस। और इन्होंने मियामी ग्रैंड पिक्स जीती है और इनका कुल 25 पॉइंट्स थे इनके पास। 25 पॉइंट्स इनको मिले। लैंडो नॉरिस ने मियामी ग्रैंड पिक्स जीती है। कभी कभी क्वेश्चन, मियामी है कहां? मियामी यूएसए में, यहां ये जो पार्ट है ना इसे कहते हैं फ्लोरिडा। और फ्लोरिडा में यहीं पर एक प्लेस है जिसे कहते हैं हम मियामी। फेमस क्यों है? ये फेमस है अपने कल्चर के लिए, ये फेमस है अपने बीचेस के लिए, ये फेमस है अपनी कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए, ये फेमस है अपने मार्केट्स के लिए, यानी बाजार के लिए फेमस है, आर्ट्स के लिए फेमस है, ट्रेड के लिए फेमस है, फाइनेंस के लिए फेमस है। तो मियामी ग्रैंड पिक्स ओपन एल नॉरिस ने जीता है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना स्थापना दिवस किस दिन मनाया है? 5 मई, 6 मई, 7 मई या 8 मई? तो 7 मई 1960, 7 मई 1960, 7 मई 1960 को बीआरओ का एस्टेब्लिशमेंट होता है। बीआरओ करता क्या है? ये सीमा क्षेत्रों में सड़क निर्माण करता है। सीमा क्षेत्रों में सड़क निर्माण करता है। और इसी स्थिति में ये 3 यूनियन टेरिटरीज और 3 यूनियन टेरिटरीज में भी 19 स्टेट के साथ, यानी 19 राज्य का भी करता है और 3 यूनियन टेरिटरीज, 19 स्टेट्स, 3 यूटीज के साथ कुछ विदेशों में भी, यानी अलग अलग देशों में भी काम करता है। किन किन देशों में काम करता है? जैसे ये श्रीलंका में भी काम करता है, ये म्यांमार में भी काम करता है, ये ताजिकिस्तान में भी काम करता है, ताजिकिस्तान, भूटान, ऐसे देशों में भी सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सड़क बनाने का काम करता है। अफगानिस्तान में भी सीमा सड़क संगठन ने सड़कें बनाई हुई हैं। ठीक, तो नेबरिंग कंट्रीज में भी काम करता है और 3 यूनियन टेरिटरीज और 19 स्टेट्स में भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 7 मई 1960 को एस्टैब्लिश किया गया था, ये बनाता है। इस समय इसके डायरेक्टर जनरल जो हैं लेफ्टिनेंट रघु श्रीनिवासन। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन इसके डायरेक्टर जनरल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस विश्वविद्यालय ने, यूएसए का विश्वविद्यालय ने पुलित्जर पुरस्कार की घोषणा की है? न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, फोर्डम यूनिवर्सिटी, स्टगर्स यूनिवर्सिटी या कोलंबिया यूनिवर्सिटी? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 7 मई कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने पुलित्जर पुरस्कार की घोषणा की है।
ठीक, कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए की यूनिवर्सिटी है जिसने पुलित्जर पुरस्कार की घोषणा की है। और ये किस फिल्म में दिया जाता है, कौन सी फील्ड में? ये पत्रकारिता, पत्रकारिता और आर्ट्स यानी कला के क्षेत्र में दिया जाता है। जर्नलिज्म और आर्ट्स में, आर्ट्स का जो दायरा है वो बड़ा है। आर्ट्स के दायरे में ड्रामा, म्यूजिक और बुक्स भी शामिल हैं। आर्ट्स में ड्रामा, म्यूजिक और बुक्स भी शामिल है। तो आर्ट्स और जर्नलिज्म का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड इन द वर्ल्ड, पुलित्जर अवार्ड, ये कौन देता है? ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी देती है। 1917 1970 में स्टैब्लिश हुआ था। कब हुआ था? 1970 में एस्टैब्लिश्ड, 1970 में 17 में एस्टैब्लिश हुआ था। कौन? पुलित्जर अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया अंडर 22, एशिया अंडर 22 युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 48 किलोग्राम वर्ग में भारत का पहला स्वर्ण पदक, फर्स्ट गोल्ड मेडल, ठीक, पहला गोल्ड मेडल किसने दिलाया? पहले तो देखते हैं कि ये जो टूर्नामेंट हो रहा है एशिया अंडर 22 और युवा मुक्केबाज, किसने? आंसर तो है पता, लेकिन अभी पहले हम देख लेते हैं कि ये ऑर्गेनाइज कहां हो रहा है। आस्ताना में, कजाकिस्तान की राजधानी आस्ताना, आस्ताना में खेल संपन्न हो रहे हैं, यानी द गेम इज गोइंग ऑन इन आस्ताना। पहला एक क्वेश्चन हो गया। फिर पूछ रहा है सबसे पहला किसने जीता? तो ये ब्रजेश टमटा ने जीता है। इनका पूरा नाम है ब्रजेश टमटा ने भारत का पहला गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा भारत के गोल्ड मेडल जीतने वालों में महिलाओं में निशा और लक्ष्मी, निशा ने भी गोल्ड मेडल जीता है और लक्ष्मी ने भी गोल्ड मेडल जीता है। तो 1 2 ब्रजेश 3। दूसरे गोल्ड मेडल में आर्यन और यशवर्धन का भी नाम है। गोल्ड मेडल जीतने वालों में आर्यन और यशवर्धन का नाम है। गोल्ड मेडल जीतने वालों में आर्यन और यशवर्धन। तो पहला गोल्ड मेडल जीता ब्रजेश टमटा ने। और ये एशिया अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप हो कहां रही है? आस्ताना में। और कहां आस्ताना है? कजाकिस्तान में है आस्ताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकल सेल रोग। सिकल सेल देखिए नया रोग है। नया रोग क्या है? रोग अब ज्यादा पनप रहा है। के लिए लाइसेंस प्राप्त जीन थेरेपी प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति जिसने जीन थेरेपी, अब जब बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उनकी जो गर्भनाल होती है उसको स्टेम सेल कोशिकाओं के रूप में रखा जा रहा है, जिससे आने वाले समय में उन्हें जो बीमारियां हो उसका हल किया जा सके। तो उसी क्रम में कह रहा है कि पहला व्यक्ति कौन है जो सिकल सेल रोग के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है और किस लिए? जीन थेरेपी उसे दी जाए। तो पहले तो देखते हैं कि सिकल सेल है क्या। अच्छा, कौन किनको किनको है नाम दिए हुए हैं? काइल फिलिप, केंड्रिक क्रोमर, रस्टी थेरॉन और रिचर्ड स्टेपल, 4 नाम हैं। चलिए पहले जान लेते हैं सिकल सेल क्या है। देखिए सिकल सेल ऐसा होता है कि हमारे बॉडी में जो आरसीबीज होती हैं, उन आरसीबीज की खास बात होती है कि वो बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। जैसे समझ लीजिए कि एक मुलायम जो गोली होती है या रबर की तरह होता है, तो उस तरीके से हमारी बॉडी में आरसीबीज होती हैं। और जब ये आरसीबीज हमारी बॉडी में रन करती हैं तो कोई भी छोटा, कोई भी पतली चौड़ी नली जब आती है, यानी जिसे आर्टरीज कहते हैं, तो उन आर्टरीज के थ्रू ये क्या होती है? निकलती जाती है। लेकिन
जब कभी भी हमें कोई ऐसी आर्टरी मिलती है जो आर्टरी कैसी हो, बहुत पतली होती है, तो ये सॉफ्ट फॉर्म में होती हैं, इसलिए क्या होती हैं, इसलिए बहुत आसानी से उसके अंदर प्रवेश कर जाती हैं, निकल जाती हैं। लेकिन जब कभी ये हार्ड हो जाएं, कड़ी हो जाएं, अपनी नॉर्मल कंडीशन में ना रहें, तो उसी की कंडीशन को हम सिकल सेल कहते हैं, यानी आरसीबीज में होने वाला ये रोग है। तो ये कड़ी हो जाए इसीलिए, और इससे क्या होगा, जब कड़े हो जाएंगे तो पतली नलियों में जाकर के क्या होंगे, इकट्ठा होंगे, ब्लॉक करेंगे आर्टरीज को, और फिर वो दूसरे कॉजेज, दूसरे डेथ कॉजेज हमें क्रिएट कर सकता है। तो ये है सिकल सेल। इसके लिए जीन थेरेपी दी जाती है। तो पहला व्यक्ति कौन है जिसे जीन थेरेपी दी जा रही है? पहली बात तो कि सिकल सेल थेरेपी देने वाला पहला देश, फर्स्ट देश जो है वो है ब्रिटेन। सिकल सेल थेरेपी देने का पहला लाइसेंस जो देने वाला देश है वो है ब्रिटेन। और इसी क्रम में केंड्रिक कोमर, और इसकी एज ज्यादा नहीं है, केवल 12 वर्ष का ही लड़का, जिसे वॉशिंगटन के चिल्ड्रन नेशनल हॉस्पिटल, वॉशिंगटन का चिल्ड्रन नेशनल हॉस्पिटल, ये कितने साल का है, ये 12 इयर्स का है, और इसे वॉशिंगटन का चिल्ड्रन नेशनल हॉस्पिटल जो है ये थेरेपी प्रोवाइड कर रहा है। तो सिकल सेल में क्या होता है कि वो सख्त हो जाती हैं और फिर हमारी बॉडी में जाकर कहीं पर रुकती हैं। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। कभी क्वेश्चन ये भी आया कि सिकल सेल क्या है, सिकल सेल रोग क्या है, तो वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। तो ये जो आरसीबीज होती हैं वो निकलती नहीं है, सख्त हो जाती हैं और अर्धवृत्ताकार हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं? सेमी सर्किल्ड हो जाती हैं और जाकर कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में इकट्ठी हो जाती हैं। ठीक, टूटती, अच्छा जब ये सख्त हो जाएंगी, कड़ी हो जाएंगी, तो इनके टूटने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। अगर कोई चीज सॉफ्ट है, रबर की तरह है, तो वो टूटेगा नहीं। और अगर सिकल सेल है, जिसे हम साधारण भाषा में एनीमिया भी कहते हैं, तो अगर सिकल सेल है या एनीमिया की कंडीशन है या जो आरसीबीज है वो बार बार टूट रही हैं, तो उससे क्या होगा, उससे हमारी बॉडी में ब्लड की कमी होगी यानी हीमोग्लोबिन की कमी होगी। और इसमें आरसीबीज का ये नेचर हो जाना, सख्त हो जाना, वो हमें सिकल सेल रोग कहलाता है। जो पहला हुआ है कौन, वो है केंड्रिक क्रोमर। अगला क्वेश्चन, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ, एमडी और सीईओ, देखिए कोई भी इस तरीके का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है तो उसके लिए हमें परमिशन लेनी होती है, किससे? आरबीआई से परमिशन हमें लेनी होती है। तभी वो संस्था जाकर के, जैसे मान लिया नॉमिनेट कर दिया उसने, लेकिन ये लास्ट परमिशन कौन देगा? आरबीआई देगा। अगर आप आरबीआई के तहत रजिस्टर हैं तो आपको आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो कह रहा है कि ये जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस है कि एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजीवन नौटियाल, इतरा डेविड, सुधा सुरेश या राजेश जोशी। तो संजीव नौटियाल को एमडी और सीईओ बनाया गया है। संजीव नौटियाल को एमडी और सीईओ, और कब के लिए? फॉर 3 इयर्स। संजीव नौटियाल को फॉर 3 इयर्स एमडी और सीईओ बनाया गया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का। नेक्स्ट, पेटीएम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का सीईओ। अब पेटीएम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बड़ी समस्याओं से गुजर रही है, लगातार लोग इस्तीफा दे रहे हैं, पेटीएम और बायजूस दोनों से। उसी क्रम में पेटीएम का कह रहा है कि कौन बन रहा है न्यू सीईओ। ऑप्शन है शोना चौहान, वरुण श्रीधर, एन चंद्रशेखर राव या विजय शेखर शर्मा। वरुण श्रीधर,
और विजय शेखर शर्मा, ये जो दो नाम हैं वो इस समय काफी चर्चा में थे। इसके अलावा एक और नाम यहां पर चर्चा में था, राकेश सिंह, जो इसके सीईओ बनने के लिए थे, लेकिन जो सीईओ बने हैं वो है वरुण श्रीधर। वरुण श्रीधर को सीईओ बनाया गया है और ये 6 मई को पेटीएम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, तो वरुण श्रीधर को पेटीएम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का सीईओ बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश को 14,000 टन, किस देश को 14,000 टन गैर बासमती चावल, देखिए भारत बासमती चावल का भी निर्यातक है और गैर बासमती चावल का भी निर्यातक है, दुनिया के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। जैसे थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया ये ज्यादा बड़े निर्यातक है क्योंकि यहाँ कंजम्पशन कम है। तो भारत क्या करता है, भारत बासमती चावल का, गैर बासमती चावल का और काला नमक चावल का भी निर्यातक है। तो इसी क्रम में बासमती चावल का जो निर्यातक है भारत, तो किस देश को 14,000 टन गैर बासमती चावल भारत ने क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है। ठीक, तो किसको एक्सपोर्ट कर रहा है, वो कर रहा है मॉरिशस को। किसको कर रहा है, मॉरिशस। अब ये मॉरिशस है कहां, मॉरिशस अफ्रीका का जो मेडागास्कर कोस्ट है, यहां अफ्रीका में है मेडागास्कर, और यहां पे है मॉरिशस। मॉरिशस की बड़ी खास बात है, यहां एक विशेष वर्ग जो भारत में भोजपुरी कहलाता है वो मॉरिशस में भी रहता है, और लगभग 5% लोग भोजपुरी यहां पर हैं, और 67% इंडियन, भारतीय मूल के हैं। 67% इंडियन मूल के हैं, और जिसमें 5% कौन है, भोजपुरी हैं। लगभग 48% जनसंख्या यहां पर हिंदू की है। तो भारत ने 14,000 टन गैर बासमती चावल मॉरिशस को दिया है। इसके अलावा भारत ने एक और समझौता किया है, कतर को प्याज निर्यात, कतर को क्या किया है, प्याज निर्यात यानी ऑनियन एक्सपोर्ट कर रहा है, और कितना, 7,500 टन। कतर को 7,500 टन प्याज का निर्यात करेगा भारत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स दिवस किस दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। एथलेटिक्स ट्रैक एंड फील्ड्स के साथ साथ वो खेल जो ओलंपिक वाले घेरे में होते हैं या उस स्टेडियम में होते हैं, वो बेसिकली एथलेटिक्स कहलाते हैं। मतलब जिसमें रनिंग की जरूरत हो, दौड़ने की जरूरत हो, तो वहां पर एथलेटिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। अब कहते हैं विश्व एथलेटिक्स दिवस किस दिन मनाया जाता है, 5 मई, 6 मई, 7 मई या 8 मई। तो 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है। यूं तो ओलंपिक जो रजिस्टर आधुनिक ओलंपिक हैं सैकड़ों वर्ष पुराने हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो एथलेटिक्स डे मनाने की शुरुआत होती है वो तब से नहीं होती है, ये 1996 से, सिंस 1996 से विश्व एथलेटिक्स डे मनाया जा रहा है। और क्यों मनाया जाता है कि एथलेटिक्स में यूथ के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना और गेम्स और एथलेटिसिज्म के लिए युवाओं को प्रेरित करना, यानी एथलेटिक्स की तरफ युवाओं के आकर्षण के लिए, अवेयरनेस के लिए 7 मई को 1996 से विश्व एथलेटिक्स डे मनाया जा रहा है। इसकी है थीम, 2024 की थीम क्या है, 2024 की थीम, कभी कभी थीम भी पूछ लेता है, तो वर्ल्ड माइल चैलेंज, वर्ल्ड माइल
चैलेंज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 9 क्वेश्चन हो गए, 10वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विश्व अस्थमा दिवस। फेफड़ों की एक बीमारी जिसमें श्वसन प्रक्रिया बाधित हो जाती है, एलर्जी विशेष रूप से हो जाती है जब हमें किसी को धूल से होता है, किसी को कोल्ड से कफ बनने लगता है, तो ये बेसिकली एक एलर्जी बीमारी है और ये जेनेटिकली हमें प्रोवाइड होती है। मतलब ये अनुवांशिक रूप से, वैसे किसी को भी हो सकती है लेकिन ज्यादातर सोर्सेज जो होते हैं ये अनुवांशिक रूप से। तो कह रहा विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो यूं तो अस्थमा दिवस जो है वो मई महीने में जो पहला ट्यूसडे आता है, फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई, उसी दिन ये मनाया जाता है। डेट कोई भी हो, फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई। ठीक, अब पूछ रहा है, अभी देखिए हमने इसके पहले वाले में हमने थीम अलग से देखी, देखिए यहां पर थीम पूछ भी लिया है, लेकिन टॉपिक दूसरा है। विश्व अस्थमा दिवस 2024 की थीम क्या है? तो GINA यानी ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा, GINA ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा, जो WHO की कोलैबोरेटिव ब्रांच है, यानी WHO के साथ मिल के काम करती है, जो 1993 में स्टैब्लिश होती है। कब स्टैब्लिश हुई? 1993 में। और किसके साथ काम कर रही है ये? WHO की कोलैबोरेशन करने वाला एक इंस्टीट्यूशन है। ये विश्व में अस्थमा दिवस हर मई के पहले ट्यूसडे को मनाता है। और किस लिए है? टू राइज, अच्छा क्यों मनाता है? टू राइज अवेयरनेस अबाउट अस्थमा वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड अस्थमा के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। अब क्वेश्चन आ रहा है 2024 की थीम क्या है? अस्थमा केयर फॉर ऑल, अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स, क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर, स्टॉप फॉर अस्थमा। तो अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स इस बार 2024 की थीम है, अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन आपके यहां आज खत्म होते हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैंने इसमें दिए हैं, उसको अलग से शॉर्टकट में प्रिपेयर कर लें। अच्छी क्लास में इतना ही, गुड बाय।